Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, जैसे कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जहां हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 13.1 था। उसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, उसका थ्योरम क्या होता है, उसका फार्मूला एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे, राइट। एंड एक्सरसाइज 13.1 भी सॉल्व हुआ था। जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आज का टॉपिक देखना, ठीक है। तो बच्चों आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 13.2 जो कि है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बच्चों आज का जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे हम लोग पढ़े थे, आपके पास दो इवेंट था ई एंड एफ, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता था बच्चों, यानी कि ई का प्रोबेबिलिटी जहां एफ ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। तो ये आपका होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में है बच्चों। सिमिलरली ये आपका एफ था, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये आपका क्या होता था बच्चों, ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि आपका नंबर 2 में था, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ एंड एफ इंटरसेक्शन ई, ये दोनों तो सेम है ना बच्चों। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। यह आपका नंबर 2, इसे कर लेते हैं, बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये दोनों केस में, ठीक है, केस 1 केस 2 दोनों केस में जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करूँगा, बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब इस केस में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है बच्चों कि ई एंड एफ बोथ दोनों होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए भी होगा एंड एफ भी होगा, ठीक है। ए भी होगा एंड एफ भी होगा, दोनों होने का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इसमें क्या होगा, ये आपका बन जाएगा पी ऑफ एफ इनटू, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ई बाई एफ, राइट। सिमिलरली सेकेंड केस पे, सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा पी ऑफ ई इनटू पी ऑफ एफ बाई ई। बात को समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐसे हो रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ ऐसे हो रहा है, एंड इस केस में ये हो रहा है आपका पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई ई हो रहा है। एंड इसमें आपका केस क्या होता था बच्चों, ये आपका केस था पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इसमें होता था पी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बच्चों जब ये दोनों को मैं मिला लूँ, कहने का मतलब क्या कि ये दोनों सेम है आपका, ठीक है, ये दोनों आपका सेम। जब ये दोनों को मैं मिला के लिखूँ तो ये आपका हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। एंड इसमें हमारा केस क्या मिल जाएगा बच्चों, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ, नीचे लिख लेते हैं, एंड पी ऑफ एफ आर नॉट इक्वल टू 0। बात को समझो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, बोथ ई एंड एफ दोनों होने का प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो रहा है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई और पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई बाई एफ। बच्चों दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस यही है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको कहा था ना कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उससे ही हम फाइंड करते हैं। इसमें देखो बच्चों हम दो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है, सिमिलरली किसी भी दो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिल रहा है। एक्चुअली में आप लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या है, बोथ ई एंड एफ होने का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो। एंड
इसे याद रखना ये भी बहुत आसान है बच्चों। देखो जब आप ई एंड एफ दोनों होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो आप इसी दो वे में फाइंड कर पाओगे। फर्स्ट थिंग क्या है, आपने क्या किया, पहले ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, राइट, पी ऑफ ई फाइंड किया, इनटू एफ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जहां ई ऑलरेडी हो चुका, राइट। और भी आप ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले फाइंड कर लो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करो जहां एफ ऑलरेडी हो चुका। बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसका डेफिनेशन को हम और अच्छे से देख लेते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो बच्चों ये बोल रहा है लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए सैंपल स्पेस एस। ई एंड एफ ऐसे दो इवेंट है जो कि एक सैंपल स्पेस एस को एसोसिएट करते हैं। द सेट ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ ई एंड एफ हैव अकर्ड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ किसे रिप्रेजेंट करता है, जो कि बोथ ई एंड एफ को अकर करने वाला सेट को रिप्रेजेंट करता है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात बहुत ही आसान है बच्चों, जो चीज़ मैं बोला था बस उसको ही लिखा हूँ। ठीक है, सो अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 8। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन ऑन कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the on one after the other without replacement। यानी कि एक ऑन पे टोटल 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल था, उसमें से आपने 2 बॉल फाइंड किए, 2 बॉल चूज किए, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने बिना रिप्लेस किए 2 बॉल फाइंड किए। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। आपने जो 2 बॉल वहाँ से निकाले वो 2 बॉल ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखो बच्चे इसमें बोथ केस आ रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट पहले जो आपने बॉल निकाले थे वो भी ब्लैक होगा, सेकेंड में आपने जो निकाले थे वो भी ब्लैक होगा। ठीक है ना, यानी कि ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है। तो हम पहले क्या लेंगे बच्चों, ई एक इवेंट लेंगे जो आपका ब्लैक बॉल फाइंड करने के लिए, एफ भी एक इवेंट होगा वो भी आपका ब्लैक बॉल फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले तो देख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या दिया है बच्चों, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या दिया है बच्चों, टोटल 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल। तो एन ऑफ एस आपका बन जाएगा 15, यानी कि उसमें टोटल आपका 15 बॉल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, ये एक इवेंट लिया। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट टू ड्रॉ ए ब्लैक बॉल। ठीक है बच्चों, तो ई इवेंट में मैंने क्या लिया कि एक ब्लैक बॉल फाइंड करने के लिए ई इवेंट ले लिया। सिमिलरली एफ इवेंट भी क्या है बच्चों, एफ भी आपको ये क्वेश्चन क्या बच्चों, दोनों ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ को भी क्या ले रहा हूँ, टू ड्रॉ ए ब्लैक बॉल, यानी कि इसको भी मैंने क्या लिखा बच्चों, ब्लैक बॉल फाइंड करने के लिए लिया। बात को समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें आपका टोटल कितने ब्लैक बॉल था, 10 ब्लैक बॉल था। तो पहले मुझे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बच्चों, यानी कि इसमें आपका एन ऑफ ई क्या गिवन है, एन ऑफ ई इसमें आपका क्या गिवन है बच्चों, 10 है, बिकॉज देर आर 10 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, राइट, टोटल 10 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो मुझे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका बन जाएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 10/50। बात को समझो बच्चों मैं क्या बताऊँ, ये आपका बन जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, 2/3 बन जाएगा। बात सबको समझ में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बात को समझो, मैं फाइंड करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। कहने का मतलब ये है आपको ई एंड एफ दोनों ब्लॉक होने का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, क्योंकि एफ को भी आपने क्या लिया बच्चों, एफ को भी आपने लिए हो ब्लॉक बॉल। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड कर लो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करो। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करो जहाँ ई ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ई क्या हुआ बच्चों, ई आपने एक ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल फाइंड कर चुके हो। बात को समझो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ।
आपने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ लिख लिया, देन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है जहाँ ई ऑलरेडी हो चुका। बात को समझो, ई ऑलरेडी हो चुका। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, ये तो हमने फाइंड किया ऑलरेडी 2/3। अब देखेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई ई, यानी कि एफ का प्रोबेबिलिटी लेना है जहाँ ई ऑलरेडी हो चुका है। ई जब ऑलरेडी हो चुका यानी कि आपने ऑलरेडी एक ब्लैक बोल को फाइंड कर चुके हो। बात को समझ में क्या बोल रहा है, आपने ऑलरेडी एक ब्लैक बोल को फाइंड कर चुके हो। तो टोटल और कितने ब्लैक बोल रहेगा बच्चों, 9, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक फाइंड कर चुके हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई, और टोटल में से कितना बॉल था बच्चों 15। तो ये 15 में से भी आपने एक फाइंड किया हो, आपने एक ऑलरेडी ब्लैक बॉल निकाल लिए हो, और क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 14। सो ये हो जाएगा 3 3 जा 2 7 जा। सो योर आंसर विल बी 3/7। बात देखो बच्चों बहुत ही आसान है, ठीक है। बस यही होता है कि आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ये होगा आपका P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई। इसका मतलब ये होता है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करो, देन F का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जहाँ E ऑलरेडी हो चुका है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। सो आंसर विल बी 3/7। अभी और एक दो क्वेश्चन कर लेते ताकि आपका कंसेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी और का एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बोल दूँ, ठीक है, कि ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट, यानी कि जब 2 से ज़्यादा इवेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल क्या यूज होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात बहुत ही आसान है, ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, वही है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो आपके पास 3 इवेंट है E, F एंड G। बात को समझो, मेरे पास 3 इवेंट है E, F एंड G। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, यानी कि ऑल तीनों, ठीक है, तीनों होने का प्रोबेबिलिटी A भी होगा, F भी होगा, G भी होगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा, मान लो पहले आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी A फाइंड कर लिया, इनटू, बात को समझो, इनटू सेकेंड ने आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड किए जहाँ E ऑलरेडी हो चुका। बात को समझो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपने क्या किया बच्चों, पहले A का प्रोबेबिलिटी फाइंड किए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड किए जहाँ E ऑलरेडी हो चुका। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ G फाइंड करोगे जहाँ बोथ E एंड F ऑलरेडी हो चुका है। बात को समझ रहे हो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो बस आपने जो 2 इवेंट पे पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट ही, तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, इनटू सेकंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जहां ऑलरेडी फर्स्ट इवेंट हो चुका। उसके बाद हम थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जहां बोथ E एंड F फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट हो चुका है, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका जब 3 इवेंट है आपके पास, ठीक है, जब आपके पास 3 इवेंट है तब तो आपका फॉर्मूला ये हो रहा है। अब मुझे बोलो जब आपके पास 4 इवेंट है, मान लो मेरे पास 4 इवेंट है A, B, C एंड D, ठीक है, ऐसे मेरे पास 4 इवेंट्स है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये भी बहुत ही आसान इसी टाइप का होगा, ठीक है। यानी कि आपने फाइंड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, यानी कि ये चारों होने का प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा बच्चों, पहले आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जहाँ A ऑलरेडी हो चुका है, बात समझ में। उसके बाद आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C जहाँ बोथ A एंड B हो चुका है, बात समझ में बच्चों। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D जहाँ तीनों A, B एंड C हो चुका है, बात समझ में। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। किसी ने बोलेगा कि सर मैं A से स्टार्ट नहीं करूँगा, D से स्टार्ट करूँ, तो भी बात बराबर, ठीक है, क्योंकि ये चारों में से आप जहाँ से भी स्टार्ट करो, ठीक है, आपका कंसेप्ट ऐसे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, आप यह लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट, जब 2 से ज़्यादा इवेंट होगा, इस वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि इसी बेस में, ठीक है, इस वाला कॉन्सेप्ट बेस में है, ठीक है। सो इसी बेस में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा होगा कि आप इसमें इसे अभी मिटा लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 या एग्जाम्पल नंबर 9 आपका क्वेश्चन ये है बच्चों,
3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, तीनों कार्ड को सक्सेसफुली ड्रॉन किए हो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बिना रिप्लेसमेंट किए। ठीक है, आपने 3 कार्ड फाइंड किए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड। यू नो बच्चों, प्लेइंग कार्ड। ठीक है, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है। ये आपका पैक ऑफ 52 कार्ड में से आपने 3 कार्ड फाइंड किए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। ठीक है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। फर्स्ट 2 क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एंड थर्ड क्या होना चाहिए बच्चों, एस, यानी कि 1, जो आपका 1 होता है, आपने उसे टिक्का या एका ऐसे कुछ बोलते हो। ठीक है, और किंग तो सबको पता है। ठीक है बच्चों, बात को समझो। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स कैसे होता है, क्या होता है, एंड उसमें क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स में उसमें कुछ आपका फेस कार्ड होता है और कुछ नॉर्मल कार्ड भी होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या है बच्चों, अगर मैं किंग का बात करूँ, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने किंग होता है बच्चों, 4 किंग होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एस का बात बोलूँ तो टोटल एस कितना होता है बच्चों, ये भी आपका 4 टाइप ऑफ एस होता है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या होता है बच्चों, आपका 52 होता है। बात समझ में। ठीक है, इस वाला कॉन्सेप्ट को अभी हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पे मुझे बोलो, इसमें आपका सैंपल स्पेस क्या दिया है बच्चों, एन ऑफ एस दिया है 52, बिकॉज देर आर 52 कार्ड्स। ठीक है, तो हमें अभी क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट तो 2 क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। थर्ड वाला क्या होना चाहिए बच्चों, एस होना चाहिए। मैंने क्या लिया, लेट के एक इवेंट लिया टू ड्रॉ ए किंग, राइट। एक किंग को फाइंड करने के लिए मैं इवेंट कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देन इसके बाद मैं इवेंट ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा टू ड्रॉ एन एस, राइट। एक एस को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे फाइंड करना है पी ऑफ के इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन ए। बात समझ में बच्चों, आपको एक्चुअली में इसमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ऑफ ए। ये चीज़ आपको फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट किंग होना चाहिए, सेकंड किंग होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए बच्चों, एस होना चाहिए। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखे थे, ये आपका बन जाएगा, पहले आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के फाइंड करो, जो कि एक के आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो, जो कि आपने 2 के फाइंड किए हो, यानी कि यहाँ भी एक के फाइंड किए हो, यहाँ भी एक के फाइंड किए हो। बात समझ में है बच्चों। ठीक है, जब के को मैं किंग के लिए रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे बोलो आपका एन ऑफ के क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एन ऑफ के क्या है बच्चों, टोटल 4, क्योंकि टोटल 4 के होता है। सिमिलरली आपका एन ऑफ ए क्या है बच्चों, ये भी आपका 4, बिकॉज देर आर 4 एसेस। बात समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ के फाइंड करेंगे, यहीं लिख लेते हैं। देयरफॉर पी ऑफ के, पी ऑफ के क्या होगा बच्चों, एन ऑफ के बाई एन ऑफ एस। तो यह हो जाएगा आपका 4/52, राइट, 4/52। तो ये आपका बन जाएगा 1/13, 1/13। यहाँ तो बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ के बाई के। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं, पी ऑफ के बाई के। बात को समझे, इसका मतलब क्या है, आपको एक किंग फाइंड करना है जहाँ एक की आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है ना बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, यानी कि आपने पहले ही एक किंग को फाइंड करके रख चुके हो। तो जब एक के ऑलरेडी चला जाएगा और कितना के रहेगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई टोटल क्या था बच्चों, 52 था। ये 52 में से भी आपने एक किंग को निकाल लिए हो, और कितना बचेगा, 51। बात समझ में आई या नहीं बच्चों। ठीक है, सो पी ऑफ के बाई के क्या होगा, 3/51। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा 3 1 जा 3 17 जा 37। ठीक है, तो 17 3 जा, ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा 1/17। ठीक है, चलो अभी यहाँ लिख लेते हैं
देन इसके बाद देखो बच्चों हमने लिखे पहले क्या 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 किया, पी ऑफ के क्या हो रहा है 4/52 इंटू पी ऑफ के बाई के क्या हो रहा है बच्चों 1/17 इंटू, अभी बात आपको ज़रूरी है, क्या चाहिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई के इंटरसेक्शन के। कहने का मतलब ये है आपने ऑलरेडी 2k को फाइंड कर चुके हो, ऑलरेडी 2k को फाइंड कर चुके हो, तो ए फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बात सुनो बच्चों, जब आपने 2k फाइंड करोगे, 2 किंग जब ऑलरेडी आप निकाल लोगे, तो एस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास टोटल 4 एस था, तो एस तो एज इट इज रहेगा ना, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड में से ये आपका 2 घट जाएगा, क्योंकि आपने 2 किंग को ले लिए हो, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, टोटल ए कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड अभी आपका बन जाएगा 50। 50 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपने 2 किंग को ऑलरेडी निकाल लिए हो। बात समझ में आई, तो इसे बस आपका सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 4 1 जा ये नहीं 2 2 जा, ये आपका बन जाएगा 25, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा, राइट। सो ये आपका बन जाएगा 2/13 इंटू 17 इंटू 25। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 5525, तो ये आपका बन जाएगा 5525, ठीक है। आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है 4/52 इंटू 3/51, ठीक है, 3/51 जो कि आपका 1/17 होता है इंटू 4/50। सो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 2/5525। देखो बच्चों बात बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको ज़्यादा इवन आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस यानी कि बस ऐसे सीरियली जाना है कि पहले आपने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ के फाइंड किए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के फाइंड करो जहाँ एक के ऑलरेडी हो चुका है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो जो कि 2 के ऑलरेडी हो चुका है। आपने इस वाले स्टेप को भी यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो अभी और कुछ आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी के बाद और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर। ये क्या बोल रही है बच्चों, किसी भी 2 इवेंट है मेरे पास ई एंड एफ, ठीक है। ई एंड एफ को हम कब इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे बच्चों, जो कि एक का अकरेंस दूसरे के अकरेंस को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका याद होगा बच्चों, जैसे कि हम पहले देखे थे कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, वो क्या होता था बच्चों कि ई का प्रोबेबिलिटी हम कहाँ फाइंड कर रहे थे, एफ के ऊपर फाइंड कर रहे थे। जबकि एफ आपका ऑलरेडी हो चुका, तब ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो होता था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। बट इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों कि आपके पास ई एंड एफ ऐसे 2 इवेंट है जो कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपका एफ का प्रोबेबिलिटी ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि ई एफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है, सिमिलरली एफ ई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। सो इसी टाइप ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो बच्चों, जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल लिख रहे थे तब क्या लिखे थे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हम लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई लिखते थे, ठीक है, इफ एफ बाई ई, यानी कि हम एफ का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे जहाँ ई ऑलरेडी हो चुका। बट इसमें क्या बोल रहा है, एफ जो है ना ये ऐसे इंडिपेंडेंटली आएगा, एफ ये जो एफ है ना इंडिपेंडेंटली आएगा, ये ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो सिंपली आपको बस ये चीज़ याद रखना है, किसी भी 2 इवेंट ई एंड एफ को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे कब, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है।
तो जब आपका दो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है यानी कि डिपेंडेंट हो रहा है, कब? जब ये चीज़ इक्वल नहीं होगा, यानी कि जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। सो इसी टाइप ऑफ इवेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, राइट? इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। तो बच्चों इसका भी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ पाओ। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए डाई इज थ्रोन, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and F is the event, the number appearing is even, then find whether E and F are independent। बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि आपने एक डाई को रोल किए हो या एक डाई को थ्रो किए हो, ठीक है? उसमें क्या है बच्चों, आपका दो इवेंट दिया है। ई ऐसे एक इवेंट है जहाँ ए नंबर अपियरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 का मल्टीपल आ रहा है ई इवेंट में। एफ इवेंट में क्या है बच्चों? द नंबर इज अपियरिंग इवन नंबर मिल रहा है आपका सेकेंड इवेंट एफ पे, ठीक है? तो आपको चेक करना है ई एंड एफ आपका इंडिपेंडेंट और नॉट। ये इंडिपेंडेंट कब होगा बच्चों? जब आपने ये शो कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तब आपका बात हो जाएगा, ठीक है? सो अभी इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों। इसमें आपका एन ऑफ एस क्या है? 6 है, ठीक है? तो हमने यहाँ लिख लिए हैं ई ऐसे एक इवेंट है जहाँ क्या है आपको मिलेगा नंबर अपियरिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो ई क्या होगा बच्चों? 3 का मल्टीपल, ठीक है? जब आप एक डाई को रोल करोगे तो 3 का मल्टीपल क्या मिलेगा? 3 and 6। बात समझ में बच्चों? 3 and 6। सिमिलरली इसमें आपको एफ क्या मिलेगा? एफ क्या बोल रहा है? द नंबर इज इवन, द नंबर अपियरिंग इज इवन। तो इवन आपका क्या क्या होगा? 2, 4, 6। बात समझ में आई बच्चों? 2, 4, 6। जब ई एंड एफ ये हो जाएगा, अब मुझे बोलो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों? ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि बोथ ई में होगा एंड एफ में होगा। ये आपका क्या है? 6, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका 6, ठीक है? तो अभी हम फाइंड करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए यानी कि ए में टोटल कितना एलिमेंट है? 2, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा बच्चों? इसमें आपका 3 एलिमेंट है, ठीक है? सो 3/6 ये आपका है 3/6 यानी कि 1/2। सिमिलरली अभी हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है बच्चों? 1, सो 1/6। सो ये आपका बन जाएगा 1/6। देखो बच्चों आपको पी ऑफ ई क्या मिला? 1/3। पी ऑफ एफ क्या मिला? 1/2। अभी हम देखेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ हो रहा है या नहीं, ठीक है? नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/6। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ हो रहा है। आप यहाँ चेक कर सकते हो पी ऑफ ई क्या है बच्चों? ये है आपका 1/3 इंटू ये आपका क्या है? 1/2 जो कि आपका 1/6। बात को समझ में आई बच्चों? तो हमें यहाँ क्या मिला? ई एंड एफ ये दोनों क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है? अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एन अनवाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। आपने क्या किया बच्चों? एक डाइस को 2 बार थ्रो किया। जब एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो उसमें आपका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? 6 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? 6 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 36। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों? 36 एलिमेंट। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। बात को समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए इवेंट क्या बोल रहा है? बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में उसमें क्या उसको क्या मिल रहा है बच्चों? ऑड नंबर मिल रहा है। एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो। बी ऐसे एक इवेंट है जहां आपको क्या है बच्चों? सेकेंड थ्रो पे ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है? चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। तो आपको यहाँ चेक करना है ए एंड बी ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है? देखो बच्चों बात बहुत ही आसान। ये हो गया आपका एन ऑफ एस। अब मुझे बोलो इसमें एन ऑफ ए क्या होगा बच्चों? बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एन ऑफ ए यानी कि ए इवेंट क्या बोल रहा है?
ये इवेंट बोल रहा है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो पे आपका क्या आ रहा है बच्चों, ऑड आ रहा है, फर्स्ट थ्रो में ऑड आ रहे, तो आपका आउटकम क्या क्या बन सकता है, ऐसे बन सकता है 1,1, ठीक है। देन ये होगा आपका 1, 2, राइट। सिमिलरली ये होगा आपका 1, 3, 1, 4, देन ये हो जाएगा आपका 1, 5, 1, 6। मैंने क्या किया बच्चों, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट में मैंने क्या रखा, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रो में मैंने क्या रखा बच्चों, ऑड नंबर रखा। उसके बाद मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 3, 2, ऐसे कहाँ तक बच्चों, 3, 6। बात समझ में। उसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से, ये हो जाएगा आपका 5, 1, 5, 2, ऐसे कहाँ तक, 5, 6 तक। तो टोटल कितना आउटकम होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6, 6 एंड 6 यानी कि 18। बात समझ में आई या नहीं बच्चों। तो n ऑफ a इसमें क्या होगा आपका 18। ये सारी चीज़ आप चाहे तो साइड पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्या देखे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, राइट। अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी क्या बोल रहा है, द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। सेकेंड थ्रो में क्या आएगा बच्चों, ऑड नंबर आएगा, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आएगा। तो ये आपका क्या क्या बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं आपका 1, 1, देन ये आपका बन जाएगा 2, 1, राइट। ये हो जाएगा आपका 3, 1, हो जाएगा 4, 1, 5, 1, 6, 1। अब देखो बच्चों मैंने सेकेंड थ्रो में क्या रखा, और नंबर रखा। सिमिलरली और आपका बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 1, 3, देन 2, 3। सिमिलरली आपका ये क्या हो जाएगा 6, 3। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1, 5, 2, 5, राइट। ये हो जाएगा आपका 2, 5, ऐसे कहाँ तक जाएगा बच्चों, 6, 5, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका 6 आउटपुट, यहाँ भी 6 आउटपुट, यहाँ भी 6 आउटपुट, यानी कि आपका n ऑफ b क्या हो रहा है बच्चों, वही 18 एलिमेंट हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ को, ठीक है, ये सारी चीज़ को आप साइड पे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ लिखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा मार्क नहीं मिल जाएगा, राइट। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो n ऑफ a एंड n ऑफ b, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें n ऑफ a मिल गया, n ऑफ b मिल गया, ठीक है। और मुझे बोलो बच्चों n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, बात को समझो। n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, क्या मतलब इसका, कि आपका फर्स्ट थ्रो पे ऑड होगा, सेकेंड थ्रो पे भी ऑड होगा, राइट। फर्स्ट थ्रो पे ऑड होगा, सेकेंड थ्रो पे भी ऑड होगा। ऐसे टोटल कितने एलिमेंट होगा बच्चों, एक होगा आपका 1, 1, एक होगा 1, 3, एक होगा आपका 1, 5। बात समझ में। इसके बाद क्या होगा बच्चों, एक हो जाएगा आपका 3, 1, और एक हो जाएगा 3, 3, देन हो जाएगा 3, 5, ठीक है। और होगा आपका 5, 1, और क्या होगा बच्चों 5, 3, देन होगा 5, 5। बस यही तो है ना, इससे तो ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका 2 आउटपुट, ठीक है, 2 थ्रो में 2 आउटपुट क्या होना चाहिए बच्चों, आपका ऑड होना चाहिए। तो टोटल कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज़ भी आपको साइड पे ही करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो अभी मुझे सैम्पल स्पेस का एलिमेंट मिल गया, n ऑफ a, n ऑफ b एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिल गया, राइट। अभी मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है। सो इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 18/36, जो कि आपका हो जाएगा 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगा बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा 18/36, राइट। 18/36 ये भी हो जाएगा आपका 1/2। बात समझ में। उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। बात बहुत ही आसान है बच्चों, ये आपका हो जाएगा 9/36, जो कि हो जाएगा आपका 1/4। देखो बच्चों, आपको p ऑफ a मिल गया, p ऑफ b मिल गया, p ऑफ a इंटरसेक्शन b मिल गया। अभी हम देखेंगे p ऑफ a इंटरसेक्शन b को हम चेक करेंगे। p ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है, 1/4 इक्वल टू आपका p ऑफ a इंटू p ऑफ b हो रहा है या नहीं बच्चों। p ऑफ a क्या है 1/2, p ऑफ b क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये आपका हो रहा है 1/4, जो कि a एंड b ये दोनों क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट। बात समझ में। बात बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। बस
ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हो, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था बच्चों, आपका प्रोबेबिलिटी जो है पूरा लॉजिक बेस है, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपको नया नया लॉजिक मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आज का क्लास आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।